So hello everyone, my name is Vishal. Welcome to the Guru Krupa coaching classes. So in this video we are going to start the first chapter of class 10th SSC Science part 1. The chapter name is gravitation. So whenever we talk about the gravitation, जब भी हम gravitation के बारे में सोचते हैं तो वेरी फर्स्ट हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लिक होती है और वो पिक्चर होती है न्यूटन की. So let's discuss the topic. सो वेन एवर वंस इन मॉर्निंग जब न्यूटन गार्डन में बैठे थे तो एक एप्पल उनके सिर पर गिरा. तो एप्पल सिर पर गिरा तो उन्होंने सोचा कि वाई इट इज़ फॉल ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट इन अदर थ्री डायरेक्शन. वो ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, लेफ्ट नहीं गया, राइट नहीं गया वो सिर्फ नीचे ही गिरा. क्यों गिरा? तो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने बाकी भी चीज़ें नीचे गिरा कर देखी और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई भी चीज़ अगर अर्थ पे रहेगी तो वो हमेशा कहाँ पे जाएगी? वो हमेशा नीचे गिरेगी. अर्थ पे रहने वाली कोई भी चीज़ हमेशा कहाँ पे जाती है? नीचे ही गिरती है. तो उन्होंने क्या किया और बाद में उन्होंने और सोचा और सोचने के बाद अभी अगर क्या है कि अपनी अर्थ हमेशा रोटेट होती रहती है. तो रोटेट होती है तो अभी ट्री यहाँ पे रही, एप्पल नीचे गिरेगा तो थोड़ी देर बाद अपने एप्पल का पेड़ ऐसे हो जाएगा, एप्पल ऐसे नीचे गिरेगा. तो नीचे गिरेगा तो वो अर्थ के बाहर जाएगा, लेकिन वो अर्थ के बाहर न जाते हुए कहाँ पे गिरता है? अर्थ पे गिरता है. तो यही सब सोच के उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला और ही केम एट अ फाइनल कंक्लूजन कि द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एन एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ. अर्थ क्या कर रही है? एप्पल को खुद की तरफ खींच रही है. और ये जो खींचने वाला फोर्स रहता है, दिस अट्रैक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ये था उनका पहला कंक्लूजन. चलो बाद में हम अभी देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन. सो द ग्रेविटेशन इज, लेट अस से सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2. यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2. दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारा ग्रेविटेशन. इसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन. सो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. सो एग्जाम्पल उसका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून. उसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटी. सो द ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी. कोई भी प्लैनेट या कोई भी बॉडी अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स इट्स सेंटर. सो द ग्रेविटी इज द फोर्स जो कि प्लैनेट और अदर बॉडी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स इट्स सेंटर. मीन्स सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे सपोज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी. दो ऑब्जेक्ट अपने पास है अर्थ के. सो द फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इस फोर्स को हमने क्या बोला था? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द ग्रेविटेशन. इसी को क्या बोला था हमने? ग्रेविटेशन. लेकिन अभी ये अर्थ है, अर्थ का एक सेंटर है. तो अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स अर्थ क्या कर रही है? इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है. तो अट्रैक्शन वाला यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन वाला, उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटी. क्या बोलेंगे? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी क्या रहती है? ऑब्जेक्ट, प्लैनेट और बॉडी किसी भी अदर बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसके सेंटर की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी. यही है हमारी ग्रेविटी. और इसी ग्रेविटी की वजह से अपने जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन है, तो सन के अराउंड जो 8 प्लैनेट्स है वो सभी 8 प्लैनेट सन के अराउंड सोलर सिस्टम में स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं. किस वजह से? वो स्टेबल है इस वजह से कि वहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है. सो द ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट ऑन द प्लैनेट टूवर्ड्स द सन. सन उनको अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन. सो द उसका एग्जांपल देखेंगे हम. फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. अर्थ और ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे उसके बीच में और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी. और एप्पल भी नीचे गिर रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है. और ग्रेविटी हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के या कोई भी प्लैनेट के सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है. और यही अपनी ग्रेविटी है जो हमने पहले पेज पे देखी थी. सो लेट्स डिस्कस फर्दर. अभी हम देखते हैं फोर्स और मोशन. तो द फोर्स मतलब क्या होता है? कोई भी पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? एक तो पुश करेंगे
यहाँ पे हमने किया पुश और यहाँ पे हमने किया पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल अगर करेंगे तो वहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। सो फोर्स इज अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, इट मे नॉट बी पॉसिबल कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, ये दोनों ही उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब फोर्स क्या रहता कि पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, हम फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही या नहीं करेगा। सो सपोज हमने एक वाल, ये क्या है, वाल है, इसको हमने फोर्स लगाया, पुश किया तो वहाँ पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल कि वो जो हमारी दीवार है, वो जो वाल है, वो गिरे ही गिरे या उसको डैमेज पहुँचे ही पहुँचे। तो फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता। फोर्स मतलब पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हम देखते हैं उसके बाद मोशन। सो द मोशन इज द, अभी मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची, तो एक जगह से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसको क्या किया, उसने खुद की पोजीशन चेंज करी। और खुद की पोजीशन चेंज करी तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको कुछ टाइम लगा। सो वहाँ पे मोशन ऑकर हुआ। तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमको मोशन मिलता है। तो मोशन के तीन टाइप्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड तीसरा मोशन है अपना, पहला है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है रोटेशनल है। तो लीनियर मोशन, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर हम मोशन करेंगे तो उस मोशन को कहेंगे लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब अगर हम सर्कल के फॉर्म में अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल मूव करेंगे तो वहाँ पे जो मोशन होगा उस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कम्फरेंस के अलोंग जो मोशन परफॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। उसका एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमको पता है कि हमारा जो सन है, सन के अराउंड अर्थ ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूमती है। तो गोल गोल घूमते वक्त वो क्या करती है, अर्थ गोल गोल घूमते वक्त जो मोशन परफॉर्म करती है तो वो मोशन रहता है हमारा सर्कुलर मोशन। और वो कितने दिन में परफॉर्म करती है, 365 डेज में। सो इन 365 डेज अर्थ परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। उसके बाद देखते हैं हम रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब कुछ नहीं, खुद के ही जो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ मोशन करता है, अपना ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के ही आजू बाजू में खुद के ही टूवर्ड्स रोटेट करना, उसको क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल मोशन। सो हमें पता है कि इन 365 डेज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मोशन परफॉर्म बाय द अर्थ while revolving around the sun is the circular motion. But अर्थ क्या करती है, इन 24 आवर्स 24 घंटे में अर्थ क्या करती है, खुद की ही तरफ रोटेट होती है। सो टूवर्ड्स इटसेल्फ, वो खुद की ही तरफ रोटेट होती है। तो रोटेट होते वक्त यहाँ पे जो मोशन वो परफॉर्म करती है वो होता है रोटेशनल मोशन। सो इन 24 आवर्स अर्थ परफॉर्म अ रोटेशनल मोशन कंटिन्यूअसली। सो आई होप द कंसेप्ट विल बी क्लियर। उसका एग्जाम्पल, अर्थ रोटेट टूवर्ड्स इट्स सेल्फ। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही फोर्स है जो जब हम टर्न लेते हैं तो टर्न लेते वक्त हमारी गाड़ी, हमारा व्हीकल जो है उसको हम स्टेबल रख सकती है, वो स्लिप नहीं होता। तो स्लिप क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे दो फोर्स एग्जिस्ट होते हैं। पहला फोर्स रहता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों ही फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक कार है, इस कार पे दोनों ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। कार ऐसे गोल गोल घूम रहे, तो गोल गोल घूमते वक्त यहाँ पे कार स्लिप ना हो, इस वजह से कार पे दो फोर्स लगती है। पहला फोर्स जो हमारा मोशन है, मोशन के कहाँ पे लगता है, मोशन के सेंटर की तरफ लगता है, और दूसरा फोर्स मोशन के सेंटर के अवे लगता है। तो हमारी जो कार है वो मोशन कर रही है, गोल गोल घूम रहे, यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही तो उसका एक सेंटर है, और सेंटर के टूवर्ड्स जो फोर्स लगता है यहाँ पे, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर के बाहर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल फोर्स। अभी हम जब टर्न लेते वक्त हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होती है, जो बाहर की डायरेक्शन है उस बाहर की डायरेक्शन में मूव होती है, तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन। फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मोशन। मोशन का जो सेंटर है उसके टूवर्ड्स जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। वही फोर्स जो अगर उसके अवे लगता है, उसके बाहर लगता है, तब हम उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक मैन है, उसने क्या करा, उसने एक स्टोन लिया और उस स्टोन को क्या कनेक्ट किया, उसने एक स्टोन लिया और स्टोन को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया। तो स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद वो यहाँ से ऐसे 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 मूव करा रहे हैं उसको। तो मूव कराते वक्त क्या हो रहा है कि वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसको उसकी तरफ आने भी नहीं दे रही और ज़्यादा बाहर भी नहीं जाने दे रहे। एक वहाँ पे स्टेबल मोशन परफॉर्म हो रहा है। सो द स्टेबल मोशन परफॉर्म एट देयर इट जस्ट बिकॉज ऑफ द two balance forces on both the side of the ball or the object. So एक इंसान है, इस इंसान के हैंड की तरफ, जो हाथ की तरफ along the string फोर्स लग रहा है, वो हमेशा जो फोर्स है वो डायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन, और इसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा फोर्स है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के अवे, और अवे दोनों ही फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे, बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करने की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अभी देखते हैं हम और डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सपोज ये हमारा यहाँ पे टर्न है, टर्न के अराउंड अपनी जो गाड़ी है, गाड़ी क्या कर रही है, टर्न के अराउंड रोटेट हो रही है। तो रोटेट हो रही है तो यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, ये टर्न का सेंटर होगा। तो अपनी जो गाड़ी है, गाड़ी टर्न होते वक्त उसको एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में मतलब वो सेंटर के टूवर्ड्स लगेगा। तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर के अवे लगेगा उसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो दोनों ही फोर्स जब बैलेंस होंगे तो हमारी गाड़ी स्लिप अवॉइड करेगी, वहाँ पे गाड़ी स्लिप नहीं होगी। तो अभी देखते हैं हम इलिप्स। तो द इलिप्स, कैसे इलिप्स फॉर्म होता है हमको पता है। यहाँ पे हमारे पास एक कोन है, क्या है, कोन। तो द कोन, ये जो कोन है, कोन को जब हम कट करेंगे इस तरह से इंक्लाइन प्लेन में, इस प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन में जब हम कोन को कट करेंगे तो द शेप वी आर ऑब्टेन हियर इज द इलिप्स। यहाँ पे हमको जो शेप मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम, इलिप्स। सो द इलिप्स इज फॉर्म when the cone is cut by an inclined plane। किसी भी इंक्लाइन प्लेन में अगर हम कोन को कट करेंगे तो हमको जो शेप मिलेगा, कर्व मिलेगा, उसको हम बोलेंगे इलिप्स। तो इलिप्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। जनरली हम कोई भी सर्कल लेते हैं तो सर्कल को क्या रहता है, एक ही सेंटर रहता है, लेकिन इलिप्स को दो सेंटर पॉइंट रहते हैं। पहला पॉइंट F1 एंड second one is the F2, and these F1 and F2 are collectively called as foci। क्योंकि वो दो है, प्लूरल है, इसी वजह से हम उनको क्या बोलेंगे, फोकाई बोलेंगे। यहाँ पे दो एक्सिस आएंगी, पहली एक्सिस रहेगी अपनी माइनर एक्सिस, छोटी वाली एक्सिस है उसको माइनर बोलेंगे, और जो बड़ी वाली एक्सिस है उसको हम मेजर बोलेंगे। तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यही है हमारा इलिप्स, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, द केपलर्स लॉज। केपलर्स हमारा एक साइंटिस्ट है केपलर, उसने 3 लॉज दिए हैं। तो द केपलर्स फर्स्ट लॉ इज, केपलर का पहला लॉ बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स। हमने इलिप्स देखा है, इलिप्स कैसे फॉर्म होता है। तो प्लैनेट का ऑर्बिट क्या है, प्लैनेट का ऑर्बिट है इलिप्स, विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। विद द सन, यहाँ पे मिस्टेक हुई, विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। किसी भी एक फोकस पॉइंट पे क्या लाई करेगा, सन लाई करेगा। बस यही है हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पे अपना इलिप्स है, तो इलिप्स का जो बाहरी आउटर पाथ है उसी को क्या बोलेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसका इलिप्स का ऑर्बिट है। सो जो हमारी अर्थ रहेगी, अर्थ कैसे, ऐसे इस ऑर्बिट में रोटेट करेगी, और रोटेट करते वक्त क्या करेगी, वो इलिप्टिकल मोशन परफॉर्म करेगी, नॉट इलिप्टिकल मोशन। यहाँ पे इलिप्स के जैसे इस ऑर्बिट में वो घूमती रहेगी। सो द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट क्या रहेगा यहाँ पे, इलिप्स। और
यहाँ पे अपना फोकस पॉइंट है, हमारे पास दो फोकस पॉइंट है F1 एंड F2। इसमें से किसी भी एक फोकस पॉइंट पे हमारा सन रहेगा। क्या रहेगा? सन। एक तो इस फोकस पॉइंट पे रहेगा, नहीं तो इस फोकस पॉइंट पे रहेगा। किसी भी एक फोकस पॉइंट पे हमारा सन लाई करेगा, क्योंकि अर्थ तो हमेशा रोटेट होती ही रहेगी, ऐसे टर्न ऐसे घूमती रहेगी, रिवॉल्व होती रहेगी, लेकिन सन एक ही जगह पे रहेगा। तो सन किसी भी एक फोकस पॉइंट पे रहेगा, उसको हम बोलेंगे केपलर का फर्स्ट लॉ। यही है केपलर का फर्स्ट लॉ। अभी हम देखते हैं केपलर का सेकंड लॉ। सो केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि अगर हम कोई भी लाइन ज्वाइंट करें फ्रॉम प्लैनेट एंड द सन, सपोज यहाँ पे है अपनी अर्थ, हमारा प्लैनेट है, अर्थ नहीं लेंगे हम, यहाँ पे प्लैनेट लेते हैं, क्योंकि जनरली ऑल मैनर में ये जो केपलर का लॉ है अप्लाई हो रहा है ऑल सभी प्लैनेट्स के लिए। सो ये हमारा प्लैनेट है प्लैनेट अभी ए पोजीशन पे है, बाद में प्लैनेट बी पोजीशन में जाएगा। सो ए टू बी प्लैनेट ने ट्रैवल किया, थोड़ी देर बाद प्लैनेट यहाँ पे पहुंचा सी पॉइंट पे, सी के बाद डी पॉइंट पे पहुंचा। तो जो लाइन है, लाइन कहाँ से? प्लैनेट से सन की तरफ जो लाइन है जिसको हम ज्वाइन करेंगे, वो लाइन अगर स्वीप हो गई तो स्वीप होते वक्त वो लाइन कहाँ पे पहुंचेगी? पॉइंट बी तक पहुंचेगी। और पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद उसने एक एरिया कवर किया, वो एरिया है हमारा ए यस बी। तो एरिया है हमारा एरिया 2 ए यस बी। उसके बाद अपना जो प्लैनेट है सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाएगा। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने तक सी टू यस सन से प्लैनेट तक हमने क्या करा? अभी एक लाइन ज्वाइन करी, वही लाइन आगे जाके D2 प्लैनेट सन ज्वाइन हुई, और इसने भी एक एरिया कवर करा सी से डी तक जाते वक्त। सो जो एरिया सी से डी जाते वक्त कवर करा, वही एरिया है हमारा सी यस डी। क्या है? सी यस डी। अभी हमारा केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि इसने क्या करा? एक एरिया कवर करा, कितने टाइम में? सपोज एक मंथ में। वही एरिया इक्वल रहेगा 1 मंथ में कवर बाय द प्लैनेट। सो जो प्लैनेट कवर करेगा वो एरिया इक्वल रहेगा अगले महीने में। सो हर मंथ प्लैनेट क्या करते हैं? अपना जो अर्थ है हर मंथ एरिया जो कवर करती है वो इक्वल ही रहेगा। 2 महीने में अगर उसने एरिया कवर किया, वही एरिया सेम टू सेम वो उसके आगे 2 महीने में कवर करेगी। मतलब अर्थ क्या करेगी? सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगी। तो यही हमारा केपलर का सेकंड लॉ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, प्लैनेट और सन को अगर हम कोई लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन है वो स्वीप करेगी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगी। 2 महीने में, 3 महीने में, अगर जनवरी से मार्च तक उसने एरिया 1 कवर करा, तो वही अप्रैल से जुलाई तक 3 महीने तक वो यहाँ से एरिया 2 कवर करेगा। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पे अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ। ये 3 मंथ में इसने जितना एरिया कवर करा, वही एरिया इक्वल रहेगा किसके? जो बाकी 3 महीने में उसने कवर करा, उसके आगे वाले 3 महीने में। तो लॉ क्या बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, मतलब कोई भी जो अर्थ जो है इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर करेगी, दैट्स इट। उसके बाद केपलर का थर्ड लॉ। सो केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? अभी हम देखते हैं। देखो अभी क्या है कि अपनी जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है? अर्थ या प्लैनेट। सो अर्थ या प्लैनेट क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। सो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर प्लैनेट की पोजीशन यहाँ पे ए है, तो उसको हम 1 बोलेंगे, पोजीशन 1 है। तो पोजीशन 1 में अपनी जो सन है, सन से लेके प्लैनेट तक जो डिस्टेंस कवर रहेगा वो डिस्टेंस R1 बोलेंगे हम उसको। अभी अर्थ सेकंड पॉइंट पे पहुंची, सेकंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद सेकंड पॉइंट से सन तक का डिस्टेंस वो भी वैरी करता रहेगा, तो हम उसको 2 बोलेंगे। उसके बाद जो अर्थ है R3 डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद R4 डिस्टेंस करेगी, ऐसे करते करते Rn डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हुआ, उसको हम बता नहीं सकते, लेकिन हम क्या करेंगे? इसका मीन लेंगे। तो मीन क्या रहेगा? R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn,
उसको डिवाइड करेंगे हम n से, तो हमको क्या मिलेगा, मीन डिस्टेंस मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। क्या बोलेंगे, r। r इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट एंड द सन। सो यही हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी r क्या है, r इज द मीन डिस्टेंस। क्या है, मीन डिस्टेंस। सो यही मीन डिस्टेंस, इसका क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वेयर के, किसके, टी स्क्वेयर के। तो टी स्क्वेयर क्या है हमारा, टी स्क्वेयर इज द टाइम पीरियड और द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड मूव होते वक्त हमको जो टाइम लगता है, उसको टाइम को बोलेंगे हम टी। टी इज द टाइम पीरियड। टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। टी इज द टाइम पीरियड। ओके, सो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। उसको अगर हम सीधा लिखेंगे तो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो टी स्क्वेयर क्या है, हमारा टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, आर क्यूब के। आर क्या है हमारा, आर इज द मीन डिस्टेंस। क्या है हमारा, मीन डिस्टेंस है। आर इज द मीन डिस्टेंस। यही हम देखते हैं, देखो यही हम स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं कि द स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है अपना, टी। इसका क्या लेंगे, स्क्वेयर। वो क्या करेगा, स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। वही प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहा है, वो क्या रहेगा अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टू द क्यूब ऑफ, किसके क्यूब के, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। प्लैनेट का सन से जो मीन डिस्टेंस है, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने आर बोला था, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हम हटा दें, तो वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, के। और के जो है, के यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेयर के इज द कांस्टेंट। के क्या है हमारा, के इज द कांस्टेंट। सो टी स्क्वेयर इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। हियर इट इज, वी हैव टू, हमको क्या करना है अभी, के की वैल्यू निकालनी। तो के क्या रहेगा अपना हमारा, टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो इस तरह से हमने केपलर के तीनों लॉज देखे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, केपलर्स लॉज। सो हम अभी लेट्स रिवाइज द दीज थ्री लॉज। तो केपलर का पहला लॉ क्या बोलता है कि कोई भी प्लैनेट रहेगा तो प्लैनेट कैसे मूव करेगा, सन के अराउंड मूव करेगा इन इलिप्स। तो उसका ऑर्बिट क्या रहेगा, इलिप्स विद द सन। सन किसी भी एक फोकस पॉइंट पे रहेगा, लाई करेगा, एक फोकस पॉइंट पे लोकेट होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। सो द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम, सो द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द अर्थ और द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। दैट्स इट। यही हमारे केपलर के थ्री लॉज है। और ये तीनों लॉज जो है आएंगे एग्जाम में तो केपलर लॉज के फॉर्म में आएंगे, नहीं तो इन तीनों लॉज को और में हम के प्लानिटरी मोशन के लॉज भी बोलते हैं। अगर आया तो प्लानिटरी लॉज के मोशन के फॉर्म में भी आएगा। तो दीज आर द थ्री केपलर्स लॉज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में आपको पार्ट 2 मिलेगा और पार्ट 3 मिलेगा। 3 पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा विथ वेरी बेसिक टू हाई मोड। सो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, तो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।